जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा यस एकेडमी में। और ये हमारी प्रस्तावना का सेकंड पार्ट रहेगा। और पहले पार्ट में हमने क्या है, हमने प्रस्तावना को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया, उसको अच्छे से पढ़ा समझा और कौन कौन से फैक्ट हो सकते थे उनके बारे में हमने जाना। अभी हमारा दूसरा पार्ट रहेगा और इस पार्ट में हम उन शब्दावलियों को उठाएंगे जो शब्दावलियाँ जोड़ी गई थी। 3 शब्द थे, कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और जो न्याय के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। और जो वाद थे, 3 वाद, कौन कौन से ऐसे वाद थे, वाद को बताऊंगा क्या होता है ये सब चीज़। तो हमने ये सारी चीज़ पहले पढ़ रखी थी। अब इन वीडियो में हम शब्दावलियों को अच्छे से एक लिखित रूप में देखेंगे PDF फॉर्म में। और आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बात बताई थी। बात यह बताई थी कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने प्रस्तावना को और संविधान सभा को जब अधिनियमित, आत्मसमर्पित ये सब किया, तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल थे जो 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हो गए थे। तो मैंने उन आर्टिकल को सामने लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको याद कर लोगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे आर्टिकल थे जो संविधान लागू होने से पहले स्वतः ही लागू हो गए थे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे, हम इसी से शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूँ मैं आपको जो चीज़ बताऊँ उसको क्या है, कंप्लीट कराऊँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी करा दें और चलते बने, ऐसा नहीं है। वीडियो में जो बताऊँगा मैं वही चीज़ आपको कंप्लीट कराऊँगा, ये मेरी बाधा है आपसे। तो पहला है आर्टिकल 5। 26 जनवरी 1950 से पहले आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जिनको क्या था, हम इंतजार नहीं कर सकते। किसको? 26 जनवरी 1950 तक, इससे पहले स्वतः ही लागू हो गए थे। जैसे कि यदि हम एक बात करें आर्टिकल 60, इसमें क्या था, ये राष्ट्रपति जी को हमको एक जो राजेंद्र प्रसाद जी को जो राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है, तो वो आज़ादी से पहले संविधान लागू होने से पहले 24 जनवरी 1950 को ही उनको बना दिया गया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम इंतजार नहीं कर सकते। तो इसमें क्या, राष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण के बारे में बात कही गई है आर्टिकल 60 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन आर्टिकलों को लिख लोगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और ये हमारी शब्दावली है कुछ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो हम आते हैं अपनी क्लास पर, मूल क्लास पर। और थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे ताकि आप इसे अच्छे से देख सको। चलिए हम शब्दावली पर ही बात करते हैं। अब यह टॉपिक है हमारा, इसी में प्रस्तावना के मुख्य शब्द। प्रस्तावना के मुख्य शब्द, इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वही चीज़ है इसमें, कुछ नया नहीं है। नया क्या है? नया ये है कि अब आपको ये शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे। इसमें आपको ये शब्द क्या होंगे? लिखे हुए मिल जाएंगे। अरे आ जा भाई नीचे, काहे परेशान कर रहे हो। ये है, हो गया। ठीक है, पहला शब्द है संप्रभुता। ध्यान रखना, संप्रभुता शब्द को हम पहले ही क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि शब्द से क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आखिर संप्रभुता जो शब्द है इसका क्या आशय है। तो आपको इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। संप्रभुता, देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसके नोट्स बना लेना। इसका मतलब क्या है, देखो हमने मतलब लिख रखा है यहाँ पर, ना तो भारत अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। ध्यान रखना, यहाँ कभी आपको यदि संप्रभुता शब्द मिल जाता है
तो उस शब्द का मतलब होता है कि भारत पर कोई भी दूसरा देश शासन नहीं कर रहा। भारत अपने आंतरिक और अपने बाहरी निर्णय, आंतरिक डिसीजन क्या होते हैं, जो देश के निर्णय डिसीजन, बाहरी डिसीजन क्या होते हैं, जो किसी अन्य दूसरे देश से कोई भी व्यापार करना है, कोई वार्तालाप करनी है, तो वो क्या हो गए, बाहरी निर्णय हो गए, हमारे बाहरी डिसीजन हो गए। ठीक है, तो उन सब का मतलब यही होता है, उसको हम शब्दावली में क्या संप्रभुता कह देते हैं। कोई भी आपको किसी भी शब्दावली पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। ध्यान रखना, भारत के ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। अपने बाहरी और आंतरिक मामलों का निस्तारण करने के लिए भारत स्वतंत्र है। नोट कर लेना। अब आपने एक शब्द देखा होगा, डोमिनियन। भारत किसी भी देश का डोमिनियन नहीं है। ये आपने शब्द कई बार सुना होगा, डोमिनियन, लेकिन कईयों को तो पता होगा। लेकिन मेरी ये सीरीज का उद्देश्य यही है कि बिगिनर से बिगिनर भी इस सीरीज को देखे तो उसकी शब्दावलियां क्लियर होती रहें। ओके, तो फिर डोमिनियन का मतलब क्या है? डोमिनियन का मतलब है, जैसे कि हमारा प्यारा भारत है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना यार, हल्का सा बना देता हूं थोड़ा थोड़ा। ये हमारा भारत है। भारत पर क्या था, ये ब्रिटेन है। ठीक है, भारत पर क्या था, पहले ब्रिटेन का शासन था। तो क्या थे हम, भारत के क्या थे, डोमिनियन थे। ठीक है, भारत का डोमिनियन थे। अब क्या हुआ, डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि हम अपने बाहरी अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो हम उसके लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी कि हमें किसी देश की, अगर हमें विदेश नीति में कोई भी बात करनी है, कुछ करनी है, अगर हम डोमिनियन होंगे तो हम कोई जो बाहरी निर्णय है उसको लेने में स्वतंत्र नहीं होंगे, क्योंकि हम पर क्या है, एक दूसरी शक्ति काम कर रही है हमारे ऊपर, यानी कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो डोमिनियन का सिंपल यही मतलब होता है। देखो, संविधान भी हमारा होगा, कानून भी हमारे होंगे, परंपराएं भी, नियम भी हमारे, लेकिन किसी दूसरे के अंडर रहेंगे हम। आपको इस बात को याद रखना है, डोमिनियन का मतलब यही होता है। और हम आगे, ये शब्द हमारे क्लियर हो गया डोमिनियन। आगे हम बात करते हैं अब अगली शब्दावली की। अगली शब्दावली कौन सी है, समाजवादी। समाजवादी शब्द का मतलब क्या है? समाजवादी शब्द का मतलब है, वही मैंने आपको बताया था। देखो, इस शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इस शब्द को शामिल किया गया था। हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत का जो समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है, तो ध्यान रखना, हमारा जो समाजवाद है, पहली बात तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, दूसरी बात यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। यानी कि पूंजीवादी भी और समाजवादी भी, दोनों हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है दोनों का मिश्रण है। अगला है लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, वही मैंने आपको बताई थी, उन्हीं शब्दों को बता रहा हूं मैं, गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। यानी कि जो समाजवाद का सिंपल मतलब यही होता है कि जो देश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, कौन सी समस्या, गरीबी, भुखमरी, उपेक्षा, विषमता, तो इन सबको क्या है, समाप्त करना। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवादी का मिलाजुला रूप है, ये भी आपको याद रखना है, इस पर स्टार लगा लेना। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति 1991 में समाजवाद को थोड़ा लचीला बना दिया। देखो, समाजवाद क्या था, समाजवाद ये था जब से कि 1991 से पहले हमारा पूरा फोकस रहता था कि जो भारत की चीज़ हैं वो भारत में ही रहें और हम उनका उपयोग करें सही तरीके से, और वो चीज़, ताकि जिसके पास संसाधन नहीं है उनके पास ही वो चीज़ पहुंच सकें। ऐसा ना हो कि जो अच्छा कपड़ा है उसको एक वर्ग खरीद सके और एक वर्ग के पास पहनने के लिए भी कपड़ा ना हो। तो हमने कोशिश की कि हर वर्ग के पास कपड़े की पहुंच हो, और कह सकते हैं भोजन की पहुंच हो, और हमने अस्पताल सरकारी बनाए ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति क्या है, बीमारी से परेशान ना हो, तो कम पैसों में भी उसका इलाज संभव हो सके। लेकिन जब 1991 का दौर आया तो हमने क्या हुआ, हमने अपनी जो समाजवाद की जो संकल्पना अपनाई थी, हमने उसको थोड़ा लचीला बना दिया। हमने क्या था, अपने भारत को क्या है, दूसरी दुनिया से भी जोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि जो हमारा भारत है, अब हमने क्या हुआ, जो दूसरे देश से, उनसे भी हमने जोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी पॉलिसी, उनकी चीज़, जैसे कि आज हम जींस पहनते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था। ठीक है, कोट पैंट पहनते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विदेश से हमारे यहाँ, कोलगेट, पेस्ट है, ये सब क्या है, महंगे महंगे साबुन है, परफ्यूम है, ये सब विदेशी हैं। हमने क्या था, जब
वैश्वीकरण की नीति को अपनाया तो इससे क्या हुआ, अब पूरा देश घर बनने लगा। घर कैसे, यदि हम अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ भारत के प्रोडक्ट भी मिलेंगे और भारत में अमेरिका के प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो ये क्या था, हमने नीतियों को क्या कर दिया, लचीला बना दिया। पहले हम क्या थे, पहले हम अपने देश के ही अंदर हमारा चलता था, लेकिन अब क्या आ था, हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद क्या हम विदेशों से भी हमारे लिंकअप होने लगे। हालांकि लिंकअप पहले भी थे लेकिन इस मामले में नहीं थे। ओके, तो अब बात करते हैं हम धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मैंने आपको कई बार बताया है अपनी वीडियो में, इसका मतलब ध्यान रखना, ये सब इस पर भी स्टार लगा लेना, एक समाजवादी शब्द और एक धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये जो शब्द हैं ये जोड़े गए हैं बाद में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है, हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, हमारे देश में सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, यानी कि हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देगा, यानी कि वो क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा। और आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पर थोड़ी मोटिवेशनल बात है, आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखो, यदि आपको सफल होना है तो आप तटस्थ की नीति, अब न्यूट्रल की नीति अपना लो। इससे क्या होगा ना कि आप देखो, एक बात आपको और याद रखनी है, यदि आप तटस्थ हो ना तो आप सुखी रहोगे, अपने जो टारगेट है उनको अचीव कर पाओगे सही तरीके से। यदि आप तटस्थ नहीं हो तो आपको पता है कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति सपोज करो ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति पहले बी व्यक्ति को चाहता था, ठीक है, अब क्या हुआ, इसका ऐसे हो गया झगड़ा हो गया, तो फिर भी ये इस व्यक्ति के बारे में यदि किसी से बात करता है फिर भी ये दुखी रहेगा क्योंकि अपने काम नहीं कर पाएगा। एक सी व्यक्ति है जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हालांकि वो उसका किसी से संबंध था लेकिन वो उसका संबंध उससे टूट गया, तो उसके पास तुम आए तो वो क्या करेगा, वो अपनी बात करेगा, ना कि बी की बात नहीं करेगा, वो मस्त रहेगा आराम से, वो क्या न्यूट्रल रहेगा। जो व्यक्ति जितना न्यूट्रल रहेगा उतना ही सुखी रहेगा और वो उसके सफलता के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप न्यूट्रल रहिए हर मामले में, क्योंकि न्यूट्रल रहोगे ना आप तो पता है बहुत सारी समस्याएं तो आपकी तभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप किसी के बारे में बात नहीं करोगे, अपने बारे में सोचने का आपको टाइम मिलेगा, अपनी सफलता के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। तो आपको क्या है, जो धर्मनिरपेक्ष है इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल रहने की बात करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं हम आगे। अब लोकतंत्र के बारे में 2-3 बातें हैं आपको जो पढ़नी है। पहला तो यही है, लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं। लोकतंत्र का मतलब समझते हो ना, हमारा जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सिंपल सीधा मतलब है जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का, मतलब ये जनता है, ये हमारी जनता है, ठीक है। ये जनता क्या करेगी, क्योंकि देखो सभी लोग तो संसद में जा नहीं सकते, तो जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और वो क्या करेगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, उनको फॉलो करवाएगा और इनडायरेक्टली जनता ही शासन करती है। क्यों, यदि आपके भेजे हुए प्रतिनिधि यदि सही तरीके से काम नहीं करते हो तो आने वाली 5 साल बाद सब जानते हो क्या होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोग अपनी शक्ति का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड में क्या होता है, वहां प्रतिनिधि को चुनकर नहीं भेजते, वो लोग अपनी शक्तियों का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उन्हें कोई कानून बनाना है, यदि उन्हें कोई कानून बनाना है तो वो क्या करते हैं, वहाँ की जनता से पूछते हैं कानून सही है, उचित है, तो वो लोग अपनी राय रखती है जनता, तो उसी आधार पर कानून बन जाता है। प्रत्यक्ष के 4 औजार हैं, पढ़ना नहीं है हमको, बस देख लो, परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यानुवर्तन, जनमत संग्रह। आपको याद नहीं रखना है, जरूरी नहीं है ये। हाँ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसको हमें याद रखना है, जरूरी है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, इनको देखते हैं। पहला है संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो ध्यान रखना, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है हम उसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। इसमें क्या होता है, विधायिका के प्रति कार्यकारी उत्तरदायी। वही बात, आपने जिन व्यक्ति को चुनकर के भेजा है और उनसे ही, जैसे कि आपके चुने व्यक्ति कहाँ, विधानमंडल और विधानमंडल पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं। अब सपोज करो ये संसद है,
अब संसद में क्या होगा, आपके चुने हुए व्यक्ति पहुंचे किस रूप में, सांसद के रूप में, ठीक है, सांसद के रूप में आपके चुने हुए व्यक्ति पहुंचे। अब इन्हीं व्यक्तियों में से क्या होता है, एक कार्यपालिका बना दी जाती है। कार्यपालिका बना दी जाती है, मैंने आपको बता दिया, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। यही कार्यपालिका क्या करती है, देश में कानूनों को लागू करती है, लेकिन कानून का निर्माण कौन करती है, संसद करती है। तो अब जो कार्यपालिका जो है ना, कार्यपालिका अपने कार्यों को लेकर के, कोई भी कानून लागू करने को लेकर के किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, लोकसभा के यानी संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन से अपनाया है, मैंने आपको बता दिया है। सामाजिक लोकतंत्र में स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व का मान्यता होती है, ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है, बस समझ लो बस केवल। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान का लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। वही बात जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है आपको। उसके बाद है हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब लोगों द्वारा प्रतिनिधि के हाथ में शक्ति है, मतलब लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में शक्ति है, ठीक है। आपको सिंपल समझ, यदि आपसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार लोकतंत्र का आशय क्या है, तो ध्यान रखना आपको करना है जनता के द्वारा शासन। और डिटेल में लिखने को आया था, मेंस का क्वेश्चन बनता है, अब बता दो कि जो उस देश की जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है, अब वो प्रतिनिधि उस देश की जनता पर शासन करते हैं। यदि शासन गलत तरीके से करते हैं तो जनता उनका विरोध करेगी, और विरोध करने के बाद उनको त्याग पत्र, उनको हटना भी पड़ सकता है, सरकार गिर भी जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यदि वो सफल हो जाता है तो बहुत सारे प्रोसेस है, मैं आपको आगे चलकर उनके बारे में बताऊंगा। अगला है राष्ट्रपति के अधीन यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा आज का इस टॉपिक का काम कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं हम, अब आगे कुछ चीज़ें हैं उनको भी हमें आपको डिटेल में देखना है। पहले क्या देखना है, पहले हम बात करते हैं गणतंत्र के बारे में। गणतंत्र के बारे में थोड़ा बात कर लें हम, गणतंत्र के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गणतंत्र जो है ब्रिटेन में क्या है, राजाशाही है, यानी राजा या रानी, मतलब वहाँ क्या है, वहाँ पर जो राजनीतिक महत्वपूर्ण पद है वहाँ वंशानुगत है, यानी कि जो रानी है, रानी का जो अगला पद आएगा वो रानी ही होगी, ना कि कोई ब्रिटेन का कोई अदर नागरिक। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में गणतंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुना जाता है, वही राष्ट्रपति की बात कर रहा है। प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और 5 वर्ष बाद अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि ये इस बात की बात करता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो भारत का जो राजनीतिक महत्वपूर्ण पद हैं, यानी कि राष्ट्रपति का पद है और बहुत सारे पद हैं, तो उन पर यदि बैठना है तो आपको चुनाव लड़के ही जाना पड़ेगा, ना कि प्रत्यक्ष रूप से आप चुन जाओगे। आपको अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ जाओगे, जनता, हालांकि जनता तो उनको वोट नहीं करती है, राष्ट्रपति जी को वोट जनता नहीं करती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग चुने जाते हैं, मतलब जनता के द्वारा चुने हुए लोग इनको चुनते हैं। आते गणतंत्र के अर्थ में 2 बातें शामिल हैं। पहली, राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथ में, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, ध्यान रखना, यानी कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा कि जिसको शक्ति हो जब चाहे तब पद पर पहुंच जाए, जब चाहे तब आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद है न्याय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो पहला फैक्टर यहाँ स्टार लगा देना। न्याय के बारे में स्टार आपको क्यों लगाना है, क्योंकि जो न्याय क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है, तो 3 न्याय क्वेश्चन बन जाता है। जो प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, 3 न्याय की बात की गई है, लेकिन ये न्याय लिए कहाँ से गए हैं, रूस की क्रांति से, रूसी क्रांति से लिए। इस पर भी स्टार लगाना है आपको, यानी कि जो न्याय की संकल्पना है संविधान में, सॉरी प्रस्तावना में, वो कहाँ से प्रेरित है, रूस की क्रांति से प्रेरित है। और न्याय 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा बता दिया है, आप समझ लो बस। अब देखो सामाजिक न्याय क्या होगा, सामाजिक न्याय होगा जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान व्यवहार, यानी कि हम किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अगला है आर्थिक न्याय क्या होता है, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना, यानी कि किसी की आय इतनी नहीं बढ़ा देनी है
कि दूसरे व्यक्ति की आय बिल्कुल कम हो, किसी पर संपत्ति इतनी ना बढ़ा दो कि व्यक्ति के पास दूसरे के पास बिल्कुल संपत्ति ना हो, तो ठीक है, ये समाजवाद सिद्धांत पर आधारित है। राजनीतिक न्याय क्या होता है? सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक अधिकार से मतलब क्या होता है? राजनीतिक अधिकार से मोटा मोटा मतलब ये होता है कि जो अगर हमको सरकार तक कोई बात पहुंचानी हो, यदि हमारे पास नागरिक, यदि किसी भी देश की बात कर लेते हैं हम, यदि किसी भी देश के नागरिकों के पास यदि राजनीतिक अधिकार होंगे तो वो अपनी बात को जनता तक, अपनी बात को क्या करेंगे, वो लोग जो शासन कर रहे लोगों के पास यानी सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। सरकारी दफ्तर हैं उनमें जाके पद प्राप्त कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? राजनीतिक अधिकार होंगे। अगली बात आती है स्वतंत्रता की बात करते हैं हम, ठीक है। यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के बारे में यदि हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो पहले तो हम इसमें यही एक चीज़ देखेंगे, स्वतंत्रता की जो बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस, स्वतंत्रता फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। देखो स्वतंत्रता का मतलब क्या है? लोगों की गतिविधियों पर रोक टोक नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ है यह नहीं कि कुछ भी करने का लाइसेंस, बल्कि कुछ सीमाएं भी होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको स्वतंत्रता की बात मिल जाए तो आप कुछ भी करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, लिमिटेशन भी है, ठीक है। अब आती है समानता की बात। फ्रांस की क्रांति से समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त करने के उपबंध। समता में 3 आयाम शामिल है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। मैंने आपको इसमें बता दिया है। आगे अब देखते हैं बंधुत्व, ये भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। बस आपको मोटे मोटे तौर पर इनको बस याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बंधुत्व क्या है? भाईचारा, ये भी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता भाईचारे की भावना को प्रकट करती है, यानी कि संपूर्ण देश में यदि एकल नागरिकता होगी तो क्या होगा? एक भाईचारा बढ़ेगा। मौलिक कर्तव्य भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करते हैं। बंधुत्व के 2 आयाम हैं, व्यक्ति का सम्मान, देश की एकता और अखंडता, ठीक है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में बंधुत्व की भावना प्रकट होती है। जब मैं इनको कराऊंगा तब आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा, और इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको समझने के लिए आई, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी डिटेल में हम इसके बारे में, प्रस्तावना का महत्व क्या है। वही बात, प्रस्तावना का महत्व क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो प्रस्तावना महत्व का है, यह राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख करता है। वही राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार मतलब वही हम किसी भी पूजा पाठ को कर सकते हैं, किसी परंपरा को मान सकते हैं। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य क्या होता है? नैतिक मूल्य वह होते हैं अगर हम कोई, जैसे कि नैतिक मूल्य से मतलब ये होता है जैसे कि मतलब सच बोलना, देश के प्रति हमारी जो नीति है वो मतलब देशभक्ति होनी चाहिए, हमें ईमानदारी होनी चाहिए, सब क्या है? नैतिक मूल्य है। प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, आपको याद रखना है। इसका मतलब यही है कि जो प्रस्तावना में जो बात बोली गई है ना, वो हम सोचते हैं कि ये शायद होना चाहिए तो बेहतर होगा। संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा। अगली बात आती है संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना। अब बात आती है कि संविधान, जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है या नहीं, इस पर डिबेट चली, क्योंकि मूल संविधान में तो इसको संविधान का भाग मान लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हो, कई सारे बाद आए। तो पहला था बेरुवाड़ी संघ मामला, आप इस पर स्टार लगा लेना। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में आया। इसने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। जो बेरुवाड़ी संघ मामला है, इसने कहा था कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद अब आया केशवानंद भारती मामला 1973 में आया। इसने बोल दिया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी संविधान का भाग है प्रस्तावना। तो आप इस पर स्टार लगा देना कि केशवानंदी भारती मामले में बोला था कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। अब आया LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, इसमें बोल दिया प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब 2 तथ्य और आते हैं, ये UPSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, PCS के हिसाब से, आप चाहो तो उनको नोट कर लेना। पहला तो यही है, पहला यही रहेगा कि जो प्रस्तावना है ना तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और ना ही उसकी शक्ति पर पाबंद लगाएगी, यानी कि, और ये गैर न्यायिक है। पहली बात यह है कि जो प्रस्तावना है
ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, यानी कि जो हमारी संसद है, कानून बनाने वाली जो संस्था है, उसको शक्ति प्रस्तावना से नहीं मिलेगी। अगला है, और ना ही उसकी शक्तियों पर ये पाबंद लगाएगी। उसके बाद ये गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक से मतलब क्या है, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं यदि उनको लागू नहीं किया जाता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ध्यान रखना, प्रस्तावना में जो बात बोली गई है यदि वो लागू नहीं होती है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, गैर न्यायिक का मतलब यही है कि अगर ये लागू नहीं होती हैं तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। अगला है प्रस्तावना में संशोधन। यदि हम प्रस्तावना में यदि संशोधन की बात करें तो एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्ताव यदि हम बात करें संशोधन की तो अनुच्छेद 368 संशोधन के जरिए इसकी मूल विशेषताओं में बदलाव नहीं होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से थे? 3 शब्द यही थे। कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब देखो इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है, मैंने आपको कराया था, इसका शब्द का मतलब क्या है, अनुच्छेद 368। ये इसका मतलब ये है, यदि प्रस्तावना में यदि संशोधन करना है तो विशेष बहुमत यानी कि विशेष बहुमत के आधार पर ही प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। साधारण बहुमत से प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें संशोधन करने के लिए हमें 368 के माध्यम से ही हम संविधान में संशोधन करते हैं, तो अनुच्छेद 368 का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो उसकी जो मूल विशेषताएं हैं, यानी कि जो संविधान में उसके उद्देश्य हैं, कुछ मूल विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मूल विशेषता यही है, संप्रभुता संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, तो इन शब्दों को हम बदलाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन सब बातों पर क्या है, संविधान की नींव टिकी हुई है। ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आखिर ये मूल विशेषताएं बताएगा कौन, कि ये संविधान की मूल विशेषता यानी प्रस्तावना का ये मूल विशेषता है या फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बताने का अधिकार, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट को है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि संविधान में किसी भी भाग का ये उसका मूल ढांचा है। यानी कि मूल ढांचे का मतलब क्या है, हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। यदि सुप्रीम कोर्ट, यदि आप सपोज करो आप ये कहना चाहो 2021 में कि हम अखंडता शब्द को हटाना चाहते हैं, ध्यान रखना, इसको नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि अखंडता एक ऐसा शब्द है जिससे क्या होगा, भारत में क्या है, जो विभाजन की स्थितियां होती है वो नहीं होती है, मतलब लोगों में एकता बनी रहती है, मतलब हम लोग एकजुट रहते हैं। तो ये मूल ढांचे का विषय है, इसको नहीं हटा सकते हम। लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संविधान का हमने जो संरक्षक माना है वो सुप्रीम कोर्ट को ही माना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस पार्ट में संशोधन करना है और किस पार्ट में संशोधन नहीं करना है। अब देखो, अब एक बात और आती है, जाते जाते मैं आपको 2 शब्द में अंतर बता दूं। पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं। देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, मैंने आप बता दिया है कि भारत का तटस्थ रहेगा। ठीक है, भारत का रहेगा, तटस्थ रहेगा, तटस्थ रहेगा। अब देखो क्या है, यह है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ये है धर्मनिरपेक्ष। शब्द बताना जरूरी है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? तटस्थ रहना, तटस्थ रहना। ठीक है, मतलब सभी धर्मों को समान, सभी धर्मों को क्या मानना है? समान। ठीक है, अब आता है एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखना, इसको थोड़ा आपको नोट कर लेना, ये आपको किताबों में कम मिलेगा। देखो, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है तो ये धर्मनिरपेक्ष का ही भाग, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो क्या होता है, देखो हिंदू धर्म में कई धर्म है, शैव है, वैष्णव है, इसी प्रकार से मुस्लिम धर्मों में भी शिया सुन्नी है, ईसाइयों में भी 2-3 धर्म होते हैं। हर धर्म के क्या है, सब पार्ट होते हैं, तो उनको क्या कहलाता है? ये सब पंथ निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख ये हो गए धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे। लेकिन यदि हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो उन धर्मों में जो सब पार्ट हैं, यदि हम उनको भी अगर जोड़ लेंगे तब पंथ निरपेक्ष शब्द की संकल्पना संपूर्ण होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए
और अपनी तैयारी को एक बूस्टर प्रदान करिए। लेकिन सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन भी लगाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।